नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। बहुपद के अंतर्गत अब तक हमने जो जितने भी वीडियो बनाए हैं उसमें हमने लेवल 2 के अंतर्गत हमने बहुपदों की जो जितने भी प्रकार हैं उनके बारे में बहुत ही अच्छे से चर्चा की है। इसके साथ ही बहुपदों की घात जो है उनको भी हमने बहुत ही अच्छे से समझा है। साथ ही एक वीडियो में हमने बहुपदों के शून्य किस तरह से ज्ञात करते हैं वो भी हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। और उसके बाद में एक जो वीडियो बनाया था उसमें हमने शेषफल जो प्रमेय है, जैसे एक बहुपद है उसके अंदर किसी दूसरे बहुपद का अगर हमें भाग देना है तो किस तरह से हम उसका शेषफल ज्ञात करते हैं, तो ये सारी ही चीज़ें हमने बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाई है। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि रीड से संबंधित लेवल 2 के लिए और फर्स्ट के लिए जो भी वीडियो कंटिन्यू मैंने बनाए हैं तो उनसे आप कहीं भी अगर वंचित हो गए हैं तो उनका नोटिफिकेशन भी आपको समय पर मिलेगा। और जो भी वीडियो आप वंचित हो चुके हैं तो वो सारे ही वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, साथ ही प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप सारे ही वीडियो आप देख सकते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथी के साथ शेयर भी करें। साथ ही आपसे एक और निवेदन करूंगा कि आप जब भी वीडियो देखें तो अपने साथ में कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपको खुद को भी लगेगा कि नहीं उसे मुझे नोट करना चाहिए, तो आप उसे साथ ही साथ नोट भी करते रहे। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि बहुपदों के जो गुणनखंड है वो वास्तव में होते क्या हैं और कैसे उनको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि गुणनखंड जो शब्द है उस शब्द को हमें बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। एक सिंपल सा अपन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कुछ संख्या है मेरे पास 12, ठीक है। इस संख्या को अगर मैं किसी से ये कहा जाए कि 4 को हम ऐसे कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमारा आंसर हमें क्या मिल जाए 12, तो सीधा साधा अर्थ है कि हम 4 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा 12 मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 4 या 3 जो है वो क्या कहलाएंगे, इसके गुणनखंड। वो इसके क्या है, गुणनखंड। यानी ऐसे संख्या है जिनको आपस में गुणा करने से हमें जो वास्तव में जो बहुपद दिया हुआ है या जो संख्या दी हुई है वो अगर हमें प्राप्त हो जाती है तो वो इसके कहलाते हैं गुणनखंड, ठीक है। अब किसी हमें जैसे 12 है उसमें हमने ये 3 कैसे ज्ञात किया कि हमें दूसरा अगर उसका गुणनखंड ज्ञात करना है या हमें ये चेक करना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं, तो हम क्या करते हैं उस जो संख्या है उसमें हम उसका भाग देके चेक करते हैं। जैसे 3 का हम 4 में 12 में भाग कितने में आ जाएगा, 4 में जाएगा। तो ये जो है हमें यहाँ चेक हो गया कि 3 जो है वो 12 का क्या है, एक गुणनखंड। तो इस तरह से हम किसी भी बहुपद के गुणनखंड है या नहीं हम चेक कर सकते हैं। तो आइए इस प्रश्न को अपन एक बहुपद के द्वारा ही समझते हैं ताकि आपके दिमाग में बहुत ही अच्छे से ये चीज़ आ जाए कि गुणनखंड क्या होते हैं। क्योंकि हमारे कंपटीशन एग्जाम में जितने भी प्रश्न आएंगे बिल्कुल आप सोचें कि सिंपल सा ही प्रश्न आ जाएगा कि सीधा ये बता दिया जाए कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं, इतना सिंपल भी नहीं आएगा। तो आपको वास्तव में इनकी जो भाषा है उसको आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना जरूरी होता है। तो हम जितने भी प्रश्न मैं जो लूँगा वो आपके बिल्कुल कंपटीशन के लायक ही प्रश्नों को लूँगा ताकि आपको अभी से अभ्यास की भी प्रैक्टिस हो जाए और आपकी गाइड में भी जो अच्छे अच्छे जो प्रश्न दिए हुए तो आप उनको भी बाद में अच्छे से आप अभ्यास कर पाएंगे। तो बहुपद के जो गुणनखंड है उसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि वास्तव में हम इसको कैसे ज्ञात करें। जैसे एक प्रश्न है हमारे सामने, क्या x + 2 बहुपद x⁻³ + 3x² + 5x + 6 का एक गुणनखंड हो सकता है क्या। तो ये हमें अगर चेक करना है तो आप ध्यान रखें हमने पिछले जो वीडियो था उसमें हमने शेषफल प्रमेय के बारे में बात की थी। तो जो साथी जो इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं उनसे आग्रह करूंगा आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको शेषफल प्रमेय जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो गुणनखंड जो ज्ञात करना है या चेक करना है तो बिल्कुल उससे ही कनेक्ट है, तो आपको वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब शेषफल प्रमेय हमने देखा था कि ये जो बहुपद है, बहुपद ये दिया हुआ, उस बहुपद को अगर हम इससे अगर भाग दिया जाए तो जो शेषफल अगर 0 रहता है, ध्यान रखें शेषफल क्या रहना चाहिए। जैसे हमने अभी चेक किया था, जैसे मैंने 3 में 12 का भाग दिया था, तो अगर वो भाग पूरा पूरा कब जाएगा, जब शेषफल क्या रहे 0, ठीक है। तो यानी शेषफल जब 0 रहेगा तभी वो उसका एक गुणनखंड हो सकता है। तो यहाँ पर भी वही बात लागू होती है कि अगर x + 2 इसका गुणनखंड कब हो सकता है, जब x + 2 का इसमें भाग पूरा पूरा जाए और हमें शेषफल क्या रहे, हमें 0 प्राप्त हो। अब हमारे कंपटीशन एग्जाम में आपको इतना समय तो मिलेगा नहीं कि आप इसको पूरा ऐसा लंबा चौड़ा भाग करें। तो मैंने आज शेषफल प्रमेय जब हमने सिद्ध किया था उसमें आपको एक तरीका भी बताया था कि हम किस तरह से बिना भाग किए हम ये पता लगा सकते हैं कि इसमें इसका शेषफल क्या रहेगा। तो वही तरीका हमें यहाँ पर भी अप्लाई करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, जो हम जिसका हमें भाग देना है या जो हम चेक करना कि इसका गुणनखंड है या नहीं, उसको हम 0 मान के पहले सरल करेंगे। यानी हमने ये माना x + 2 क्या है, एक 0 के बराबर नहीं, 0 के बराबर है। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 का माइनस पक्षांतर कर दीजिए, यानी x बराबर आ गया -2, ठीक है।
यानी ये x की ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम इस बहुपद के अंदर हम लिख देंगे। ठीक है, जब हम ये वैल्यू इस बहुपद में हम लिखेंगे और अगर हमें यहाँ से जो इसका आंसर अगर 0 प्राप्त हो जाता है, इसका अर्थ ये होगा कि ये इसके शून्य के बराबर है। इसका अर्थ ये इसका जो है क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड। चलिए तो इसको अपन अप्लाई करके एक बार देख लेते हैं। x बराबर कितना, -2 आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देते हैं -2 प्लस ये 3 x की जगह लिख दिए -2 प्लस 5 x की जगह लिख दिए -2 और प्लस हो गए 6। ठीक है, तो अब यहाँ पर -2 का आप 3 बार गुणा कर दीजिए, -2 गुणा -2 गुणा -2 प्लस 3, यहाँ पर -2 का स्क्वायर है तो -2 को हम 2 बार गुणा कर देंगे। यहाँ पर आप गुणा कर दीजिए सीधा ही, देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -5 दूनी हो गए 10 और ये है प्लस के 6। ठीक है, अब यहाँ पर इनका गुणा कर दीजिए। देखिए पहले निशानों का गुणा करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस कितना हो जाए, माइनस के 8। अब यहाँ पर प्लस का पहले माइनस से गुणा कर दिया, माइनस 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 हो गए प्लस, 3 दूनी 6, 6 दूनी कितने हो गए 12, -10 प्लस 6। ठीक है, ये हमें आंसर मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर ध्यान रखें, अगर मैं चाहता तो यहाँ पर आपको सीधे भी आंसर में लिख सकता था, -2 का अर्थ कितना होता है -8। लेकिन एग्जाम में आप ध्यान रखें, कई बार क्या होता है जल्दबाजी में जब हम करते हैं तो हम ये माइनस माइनस ये लगाना हम भूल जाते हैं या इनका गुणा करना भूल जाते हैं, तो आपका प्रश्न छोटी सी गलती के कारण हमारे आंसर गलत आ जाते हैं। तो आप कहीं भी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करें, हो सकता है आप कहीं भी शॉर्टकट के पीछे भाग रहे हो और उस शॉर्टकट के चक्कर में आपको हो सकता है 10 से 15 सेकंड ज़्यादा भी लगेंगे, लेकिन अगर आप व्यवस्थित तरीके से उस प्रश्न को अगर आप थोड़ा सा समय और देकर हल करेंगे तो हो सकता है आपको 10 सेकंड भले ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आपके आंसर कैसे आएंगे, बिल्कुल सही आएंगे। और यही तरीका मैं हमेशा सिखाता हूँ, तो आप इसी तरीका का ही यूज़ करें। चलिए आगे बढ़े। तो ये जो प्रश्न, अब इसमें हमें कैसे इसका पता लगाएं, तो हमें ये करना है, इसमें जितनी संख्या है इसमें प्लस प्लस को आप एक बार अलग प्लस कर दीजिए। ये प्लस के 12 है और प्लस के 6 कितने हो गए, प्लस के 18, माइनस के 8 और माइनस के 10, माइनस के भी कितने हो गए 18, यानी इसका आंसर आ गया है 0। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये x + 2 जो है वो इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी बहुपद का हम गुणनखंड वो है या नहीं है चेक कर सकते हैं। आपके एग्जाम में भी इससे प्रश्न आएंगे, आपको ऑप्शन जब दिए हुए हो तो हम सीधी उसकी वैल्यू हम रख सकते हैं। यानी ध्यान रखें, x के साथ में जो प्लस में संख्या है तो उसकी आप सीधी वैल्यू माइनस में रख के देख लीजिए। अगर यहाँ पर माइनस में है तो आप यहाँ पर सीधा उसको प्लस में रख के भी देख सकते हैं। एक और प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। एक प्रश्न है, क्या बहुपद QT जो दिया वो दिया 4t³ प्लस 4t² - t - 1, ये जो है 2t + 1 का एक गुणज है या नहीं। अब यहाँ पर देखिए, उसमें प्रश्न में आपको गुणनखंड शब्द दिखा था और इसमें जो लिखा वो लिखा हुआ है गुणज। अब गुणज जो कौन सा दिया हुआ है, ये बहुपद जो है हमें ये चेक करना क्या ये इसका एक गुणज है, यानी इस संख्या को अगर हम गुणा करेंगे तो क्या हमें ये आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर केवल मात्र प्रश्न की भाषा बदली है, आप ध्यान रखें। यहाँ पर भी हमें वही चेक करना है कि क्या ये इसका एक गुणनखंड है या नहीं। तो वही तरीका जो हमने अभी पहले चेक किया था, कैसे किया था हमने, 2t + 1 इसको आप पहले शून्य मान लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2t = 0, 1 का पक्ष अंदर कर लिया -1, तो 2t = ये कितना हो गया -1, तो t की जो वैल्यू आ गई है वो आई है हमें -1/2। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम इसमें अप्लाई कर देंगे और वही तरीका देखिए, पहले 4t³ का मतलब कितना होगा, -1/2³ प्लस 4t² का मतलब हो गया -1/2 का स्क्वायर, -t का मतलब 1/2 और -1 का -1। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम वही करेंगे। क्या करना है हमें, इसका 3 बार आप गुणा कर दीजिए, तो माइनस का माइनस से हम 3 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/8। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर 4, यहाँ पर माइनस का वर्ग है तो 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 1/2 और ये -1। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, 4 × 4, 4 दूनी 8, ये तो आगे है -1/2। यहाँ पर भी 4 से 4 को कट कर दिया, हमें मिल गया 1, ये प्लस का 1/2 और ये माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधा ही दिख रहा है, देखिए -1/2 प्लस 1/2 ये हो गया 0, ये +1, ये माइनस ये भी हो गया 0, तो हमें आंसर क्या मिल गया 0। तो इसका अर्थ ये है कि ये जो है इसका एक गुणज है, या दूसरी भाषा में हम ये कहें कि 2t + 1 जो है वो इस बहुपद का
एक गुणनखंड है। यानी प्रश्न की भाषा किसी भी तरह से घुमा सकते हैं। तो अगर बेसिक चीजें आपके दिमाग में अगर सही से होगी तो हमें प्रश्नों को करने में कहीं भी दिक्कत आपको नहीं आएगी और जो आपके पास ज्ञान है उसका आप बेहतर उपयोग इस प्रश्न में कर पाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रश्न है हमारे सामने, यदि x माइनस 1 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान बताइए। है जब गुणनखंड वाले जो प्रश्न आते हैं उसमें हमको कंपटीशन में ज़्यादातर ऐसे ही प्रश्न मिलते हैं। जब ये तो हमारे पास पहले से ही लिखा हुआ है कि ये जो है इसका एक गुणनखंड है, ये तो लिखा हुआ, तो अब हम इसको चेक कैसे करेंगे? वही तरीका क्या करना है हमें, जब ये इसका गुणनखंड है तो फिक्स है कि ये जो शून्य है तो ये भी शून्य के ही बराबर होगा। तो हमें सीधा साधा जैसा हमने हर प्रश्न में पिछले जो प्रश्न है उसमें हमने किया था वैसा वैसा पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे। x + 1 बराबर 0 कर दिया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 + 1 यानी x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, और यही वैल्यू हम क्या करेंगे इसमें रखेंगे। ये जो है 4x की जगह हमने लिख दिया 1 की पावर 3 प्लस 3x² की जगह लिख दिया 1 का स्क्वायर माइनस 4x की जगह आ गया 1 और प्लस k। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अगर हम केवल इसको सॉल्व करेंगे तो हमें शायद k की वैल्यू नहीं मिलेगी। आपको ये करना है, जब ये शून्य के बराबर है तो इसका भी जो आंसर आएगा वो कितना आना चाहिए 0, क्योंकि जब हम एक इसका अगर ये गुणनखंड है तो हमने चेक किया जब भी हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो हमें आंसर क्या प्राप्त होता है 0। तो ये पहले से ही लिखा हुआ इसका गुणनखंड है, इसका अर्थ है कि ये बहुपद है, इसका मान कितना आना चाहिए, जब इसके x की वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो वो क्या मिलना चाहिए हमें 0 मिलना चाहिए। तो हम इसको पहले से लिख देंगे ये 0 के बराबर है। अब इसको जब हम जब सॉल्व करेंगे तो 1 का घात 3 का मतलब 1 हो गया, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, इधर 1 का स्क्वायर 1 तो ये हो गया 3 माइनस 4 4 और प्लस हो गया k। ठीक है, बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो गया, देखिए 4 से 4 थे तो 0 हो गया, यहाँ बच के प्लस के 3 यानी k की जो वैल्यू आई है 0 प्लस 3 इधर माइनस में हो गया, तो k की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई माइनस के 3। तो इस तरह से हम k की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ही छोटे प्रश्न हैं लेकिन समझने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो ऐसे प्रश्न अक्सर आपको कंपटीशन एग्जाम में दिखेंगे जहां आपको k की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करना है कि अगर हमें गुणनखंड ज्ञात करने हो तो हम कैसे ज्ञात करने हैं, क्योंकि अधिकांश बच्चों का मैंने देखा है जो ज़्यादा जो समस्या आती है वो गुणनखंड करने में ही आती है। तो आप जब इस वीडियो को आप जब पूरा देख लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको कहीं भी इस तरह से गुणनखंड करने में कहीं भी समस्या नहीं आएगी। बहुत ही सरल तरीका मैं बताऊंगा। आपके सामने मैंने कुछ प्रश्न लिखे हैं जिनके हमें क्या करना है, गुणनखंड ज्ञान करना है। अब यहाँ पर आपको ये प्रश्न जो लिख रहे हैं लगभग आपको सब एक जैसे ही दिख रहे होंगे केवल इस 5वें प्रश्न को छोड़कर, लेकिन आप ध्यान रखें मैंने जो इस बोर्ड पर प्रश्न लिए वो 4 जो प्रश्न लिए चारों ही प्रश्न बिल्कुल अलग अलग टाइप के हैं। तो आप कहीं भी इस वीडियो को आप स्किप नहीं करें। आप यह ना सोचें कि बस मैंने एक इसको समझ लिया है तो बाकी प्रश्न भी मेरे से हो जाएंगे, क्योंकि बाकी जो प्रश्न है उनमें भी कुछ ऐसी बारीकियां हैं जो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको भविष्य में कभी भी इस तरह की गलती ही नहीं होगी, ना आपको कभी गुणनखंड करने में आपको समस्या आएगी। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से शांति से देखिए। चलिए, तो हम सबसे पहले जब ऐसे जो प्रश्न आते हैं जब हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं, ठीक है, तो पहले हम ज्ञात करते हैं कि हम कैसे पदों का गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं, हमें बहुपद कैसे दिए हुए। मैं जो बात कर रहा हूँ वो सारे कर रहा हूँ द्विघात बहुपदों की, यानी इसकी अधिकतम घात कितनी है। अभी 2 घात वाले जो मैंने 4 जो प्रश्न लिए हैं, सबसे पहले उन 4 प्रश्नों को अपन हल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में जो 3 घात वाला जो बहुपद है इसकी प्रक्रिया अलग होती है जिसको अपन बाद में समझेंगे। तो अब ये जो बहुपद जो है, जो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का सामान्य फॉर्मूला एक मानक रूप जो अगर मैं लिखूं तो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये एक इसका मानक रूप है। ठीक है, इसका मानक रूप है ये द्विघात समीकरण का। जब 2 घात वाला कोई समीकरण हो, समीकरण तो तब होगा जब इसके बराबर में कोई वैल्यू रखी हुई हो। अभी तक ये क्या है, एक बहुपद है। ठीक है, तो हमें जब x का 2 हमें दी हुई हो, साथ में x दिया हुआ हो और साथ में अचर पद भी दिया हुआ हो, तो हमें इस तरह से क्या करना है, ऐसे जब गुणनखंड करने हैं तो आपको वहाँ पर 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, यहाँ पर भी प्लस की जगह क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज को क्लियर कर दें, ये a b और c मैंने जो लिखा है a b और c, ये सब क्या है, सारी ये गणितीय संख्याएं है। क्या है, ये गणितीय संख्या, जो इसे दूसरी भाषा में हम कहे तो ये अचर पद है। कैसे पद है, सारे अचर पद, यानी कुछ भी संख्या है, जैसे यहाँ पर 5x लिखा हुआ है या 6 लिखा हुआ है या 6 लिखा हुआ है, 17 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो ये सारे है a b c। अगर इसे हम तुलना करें तो x² के आगे जो भी संख्या है वो तो होती है a, फिर x के आगे जो संख्या लिखी है वो होगी b, और जो केवल गणित की संख्या है वो क्या होगी, हमेशा के लिए c। ठीक है, अब हमें इनको ज्ञात करना है। अब इसके गुणनखंड हम कैसे करेंगे, इस एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। पहला जो प्रश्न है, एक प्रश्न है हमारे सामने x² प्लस 5x
प्लस 6। ठीक है, इसको भी हम साथ में लेकर समझते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब देखिए, अब हमें इनके गुणनखंड करने कैसे हैं, तो सीधा साधा अर्थ है कि हमें इसके जो शून्य जो प्राप्त होते हैं हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तो ये देखना है कि हमें अंत में जो संख्या लिखी हुई है, जो संख्या लिखी हुई है यहाँ पर, और या हो सकता है इस x के आगे पर संख्या लिखी है, सबसे पहले तो हमें a और c का गुणा करना पड़ता है। पहला काम तो क्या करना पड़ता है, अगर एक्स स्क्वायर के आगे कोई गुणज दिया हुआ है वो और c, इन दोनों का गुणज करेंगे तो हमें जो ac जो प्राप्त होगा उसके हमें गुणनखंड करने हैं। उनको गुणा करने पर तो हमें ये संख्या मिलनी चाहिए, और अगर उनका योगफल जो होगा वो होगा इसके बराबर होना चाहिए, जो हमें ये इसके हम गुणन आसानी से कर सकते हैं। अब इसको आप भाषा में समझे तो शायद अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसको हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, अब दो चीज़ों का ध्यान रखना है। ये जो मैंने जो निशान लगाए हैं आप इसको सिंपल सा देखें। सबसे पहले तो हम इस निशान को देखेंगे। कौन सा निशान, जो अंत में जो दिए हुए संख्या उसके आगे हम निशान को देखेंगे तो हमें ये चीज़ थोड़ी सी अच्छे से समझ में आएगी हमें क्या करना है वास्तव में। आप लास्ट में जो संख्या दी हुई है वहाँ पर अगर हमें निशान प्लस का दिया हुआ है तो हमें जो है ये बीच वाला जो पद निकालना है वो हमें निकालना है जोड़कर। कैसे निकालना है, आपको जो इसके जो हम शून्य जो ज्ञात करेंगे उन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें ये संख्या मिलनी चाहिए, तो हमारा आंसर सही आएगा। और अगर यहाँ पर निशान दिया हुआ है माइनस में तो हमें घटाकर आंसर लाने हैं। ये दो चीज़ आप सबसे पहले दिमाग में रख दें। यानी जैसे ये प्लस लिखा हुआ है लास्ट में तो इसका अर्थ है यहाँ पर हमको प्लस करके 5 आंसर लाना पड़ेगा। यहाँ पर भी प्लस है तो इसको प्लस करके लाना पड़ेगा, यहाँ पर भी प्लस है तो हमें जोड़ के लाना पड़ेगा, यहाँ माइनस है तो हमें घटा के आंसर लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि लास्ट में जो भी आपको निशान दिया हुआ है, प्लस का दिया हुआ है तो जोड़ के, और माइनस का दिया हुआ है तो घटाकर हमें ये आंसर लाना है। ठीक है, अब हमें दूसरा काम क्या करना है, आंसर लाने कौन से हमें ये लाने पड़ेंगे। अब सबसे पहले तो किन को जोड़ना है या किन को घटाना है ये भी तो हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें जो अंत में जो संख्या दी हुई है, कौन सी दी हुई है, जैसे यहाँ पर 6 दिया हुआ है तो हम अगर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी संख्या अगर नहीं लिखी हुई है तो सिंपल सा हम इस 6 के हम गुणनखंड करेंगे। किसके गुणनखंड करेंगे हम, 6 के। ठीक है, और अगर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ संख्या अगर दी हुई हो तो जैसे मैंने पहले बताया है इसका हमें पहले इस अंतिम जो पद है उससे आपको पहले गुणा करना पड़ेगा और फिर हम उसके गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अब इसके गुणनखंड हम करेंगे कैसे, तो बहुत ही सिंपल सा, जब भी हमें गुणनखंड ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, एक गुणज का हम भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अगर इस 6 में हम 1 का अगर भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। चलिए, तो ये दो गुणनखंड हमें मिल गए। उसके बाद हम अगर इसमें 2 का भाग देंगे 6 में तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। अगर हम 3 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब ये क्रिया आपको कहाँ तक करनी है, पूरी क्रिया करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वहां तक ही करनी है जब ये दोनों गुणज आपके रिपीट हो जाए। जैसे यहाँ पर 2 और 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, 3 और 2, तो आपस में रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ तक हम इसके गुणनखंड कर देंगे, बस। इससे आगे आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हमारे सामने ये जो गुणज आए, अब हमें क्या करना है, ये तो हमने पहला काम तो कर दिया, इनका गुणा कर दिया, इनके गुणनखंड भी कर दिए। अब हमें क्या करना है, देखना है यहाँ पर निशान कौन सा है। अब यहाँ पर हमारा कौन सा निशान है, प्लस का निशान है, तो सीधी सादी बात है कि हमें इनको प्लस करके आंसर लाना है। आप इनको क्या करेंगे, प्लस, तो प्लस करके आंसर कौन सा लाना है, जो हमें मध्य में दिया हुआ है, यानी जो x का गुणांक दिया हुआ है वो हमें आंसर लाना है। ठीक है, उसका हम निशान हम अभी नहीं देख रहे, केवल आपको ये सोचो कि हमें 5 आंसर कैसे मिल सकते हैं, और यहाँ पर निशान कौन सा है, प्लस, यानी जोड़ के हमें लाने 5। तो यहाँ देखें तो अगर हम 2 और 3 को जोड़े तो भी हमें 5 मिल रहे हैं, या 3 और 2 को जोड़े तो भी हमें 5 मिल रहे हैं। तो दोनों में से आप किसी भी पद को ले लीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए 2 और 3 ये वाले हमने पद लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसके साथ में हमें क्या चाहिए, x, तो आप दोनों के साथ में x लगा दीजिए। एक तो हो गया 2x, एक हो गया 3x। ठीक है, ये 2 पद तो हमें मिल गए। अब हमें निशान लगाना है, हमें आंसर कैसे चाहिए, प्लस के चाहिए 5। ठीक है, अब हमें ये ध्यान क्या रखना, अगर आप जोड़कर आंसर ला रहे हो, जैसे हम जोड़ के लाएंगे तो आपके जो निशान जो आएंगे वो निशान हमेशा समान आएंगे। निशान कैसे आएंगे, समान। यानी यहाँ पर अगर प्लस का निशान है तो दोनों के आगे हम प्लस लगा देंगे, यहाँ पर अगर माइनस का निशान है तो दोनों के आगे माइनस लगा देंगे, आपका काम हो जाएगा। और अगर हम घटा के आंसर ला रहे हैं तो ध्यान रखना निशान जो है वो अलग अलग आएंगे। निशान कैसे आएंगे, अलग अलग, यानी एक प्लस लगाना है तो दूसरा माइनस। इसमें तो क्या होगा, या तो दोनों प्लस आएंगे या दोनों माइनस आएंगे। ठीक है, लेकिन घटाकर अगर हम लाएंगे तो एक के प्लस लगाना पड़ेगा और एक के हम क्या लगाएंगे, माइनस। ठीक है, तो इतने से हमारा काम अच्छे से हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर कौन सा चाहिए, हमको प्लस के 5x चाहिए, तो हम दोनों के आगे प्लस लगा देंगे। ये प्लस के 2x, ये प्लस के 3x। अब इनको आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर
अब यहाँ पर हमें वास्तव में किसको, इसकी जगह हम अप्लाई कर रहे हैं। इस 5x की जगह हम क्या लिख रहे हैं, 2x और प्लस 3x और ये प्लस के 6 हम ऐसा कैसे लिख देंगे। अब हम इनके गुणनखंड कर देते हैं। क्या कहते हैं, इन दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर और ये 2x क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें x, यहाँ बच गया x प्लस यहाँ से x हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया 2 प्लस। अब यहाँ पर देखिए 3 और 6, 3 के पारे में दोनों आ सकते हैं, तो हमने 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पर बच गया x और यहाँ पर 3 6 के पारे में कितनी बार, 2 बार। अब वापस आप कॉमन लीजिए, अभी पहले हमारे पास 4 पद थे तो हमने इन दोनों में से कॉमन लिया और इन दोनों में से कॉमन लिया, ठीक है। अब हमारे पास पद कितने हो गए, 2, ये पूरा एक पद है और ये पूरा एक पद है। अब देखिए इन दोनों में मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, x प्लस 2 इसमें भी है और x प्लस 2 इसमें भी है, तो ये मैंने अब वापस कॉमन लिया बाहर, तो x प्लस 2 तो आ गया कॉमन। और पीछे क्या बचा, इस पद में तो पीछे बच गया केवल x और इसमें बचा है प्लस के 3, तो ये इसके हो गए 2 गुणनखंड। तो बहुत ही सरल तरीके से आप किसी भी पद के या बहुपद के गुणनखंड इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक दूसरा जो एग्जांपल जब हम इसको देखेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। दूसरा जो प्रश्न है वो दिया हुआ है 6x2 प्लस 17x प्लस 5, ठीक है। अब ये प्रश्न है, तो अब इस प्रश्न में देखिए अगर हम केवल 5 के ही अगर हम गुणनखंड करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। तो हाँ, यहाँ हमें सबसे पहले तो ये देखना है, इस x स्क्वायर के आगे संख्या दी हुई है, तो सबसे पहले तो आप इसका गुणा कर दीजिए, 6 का 5 से हम गुणा कर देंगे, 6 पंजे कितने हो जाएंगे 30, यानी जो गुणनखंड जो करने हैं वो हमें किसके करने हैं, 30 के, ठीक है। तो 30 के हम गुणनखंड कर देते हैं। सबसे पहले 1 का भाग दिया, 30 में कितनी बार जाएगा, 30 बार। 2 का भाग दे दिया, 15 दूनी 30, 3 का भाग दे दिया 10 बार, 4 का भाग इसमें पूरा पूरा नहीं जाता तो देने की जरूरत नहीं, 5 का भाग दे दिया 6 बार, 6 का भाग दे दिया कितनी बार, 5 बार। देखिए संख्या रिपीट हो गई, तो यहाँ तक हम इसके गुणनखंड कर दिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर निशान कौन सा है, प्लस का, तो प्लस का मतलब है हमें इनको जोड़ के लाने हैं। आंसर कितने लाने, 17। तो अब देखिए 17 हमें कहाँ पर मिल सकते हैं, 1 और 30 को हम जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो रहे हैं, 2 और 15 को जोड़ेंगे तो 17 हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक ही आंसर है, तो आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा कि कौन सा आंसर है, ये तो हो जाएगा आंसर। अब इसके साथ में हमें क्या चाहिए, x, तो पहले तो दोनों के साथ में x लिख दीजिए, ये भी x, ये भी x, ठीक है। तो ये तो हो गया इतना काम। अब हमें इनके आगे लगाना है निशान। तब निशान कैसे लगेगा, तो निशान लगाना है हमें यहाँ से देख पीछे वाले जो इनसे तो हमें ये पता चलेगा कि हमें जोड़ना है या घटाना है, और ये जो निशान है ये हमें लगाने के काम आता है। तो हमें प्लस के 17 चाहिए, इसका दोनों ही प्लस के ही होंगे क्योंकि जोड़ के लाया हमने, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, प्लस के। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, पहला पद तो है 6x² प्लस पहला पद क्या आ रहा है हमारा 2x, दूसरा आ रहा है 15x प्लस 5, ठीक है। यानी इनको आपको कहीं भी चेंज नहीं करना है। अब हम वही क्रिया, ये 2 पद है इसमें से कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है देखिए 6 और 2, पहले तो 2 के पारे में आ रहे हैं, साथ में x दोनों जगह है तो x भी कॉमन। तो यहाँ पर तो क्या बचा देखिए, 2 का भाग 6 में कितनी बार, 3 बार, x² में से एक x हमने कॉमन ले लिया, पीछे एक x बच गया, इधर 2x पूरा का पूरा कॉमन आ गया, यानी 2 का भाग 2 में कितनी बार गया, 1 बार। तो 1 वहाँ पर आपको जरूर लिखना है, ये ध्यान रखें। जब भी पूरा का पूरा पद अगर कहीं कॉमन आ जाए तो क्या बचेगा, 1 जरूर बचेगा। अब इन दोनों पदों में देखिए 15x और 5, तो दोनों ही 5 के बारे में आ रहा है, 5 कॉमन हो जाएगा। ये 5 के बारे में कितनी बार आ रहा है, 3 बार, x प्लस 5 का भाग 5 में 1 बार, ये हो गए कॉमन, ठीक है। अब आगे बढ़िए, तो ये दोनों पद मुझे कॉमन दिख रहे हैं, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, कौन सा, 3x प्लस 1, और शेष बच गया है एक तो 2x और इसमें से बच गया है 5। तो ये हो जाएगा इसके गुणनखंड। यानी जब आप बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो आपको कहीं भी प्रश्न करने में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए तीसरा प्रश्न है 12x² माइनस 7x प्लस 1। अब यहाँ पर भी सबसे पहले तो हमें क्या करना है, वही काम, इसका गुणा कर दीजिए, 12 का हम 1 से गुणा कर दिया, 12 एकम कितने हो गए 12, ठीक है। यहाँ पर भी निशान तो कौन सा है, प्लस का, तो हमें इनको जोड़ कर ही लाना है। तो पहले तो इसका गुणनखंड कर दीजिए, 1 का भाग दिया कितनी बार, 12 बार, 2 का भाग दिया 6 बार, 3 का भाग दिया 4 बार, 4 का भाग दिया 3 बार, मिल गया। हमें वापस रिपीट हो रहे, तो ये हमारे हो गए गुणनखंड। अब हमें आंसर लाने कितने हैं, हमें लाने हैं 7। आंसर कितने लाने हैं हमें, 7। तो आप जोड़ दीजिए, देखिए 3 और 4 को जोड़े तो भी 7, और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो भी हमें 7 मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा गुणनखंड। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, x, तो हम x साथ में लगा दिया, 3x और ये हो गए 4x, ठीक है। अब हम इनके लगाना है निशान। तो हमने पहले तो ये देखिए अपने आंसर कैसे लाए, जोड़ के लाए, तो निशान तो समान ही आएंगे।
लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए, माइनस के साथ। इसका अर्थ हुआ दोनों के आगे जो निशान लगेगा कौन सा लगेगा, माइनस का। ठीक है, तो वही ये तो 12x² माइनस के 4x और माइनस के 3x और प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न में आपको करने में थोड़ी सी अच्छा दिक्कत जरूर आएगी, आप इसको अच्छे से समझे। देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ कॉमन ले रहे हैं इन दोनों पदों में, तो 12 और 4, तो 4 का पहाड़ा दोनों में आ रहा है, तो 4 तो हो गया कॉमन, x² और x है तो x कॉमन आ गया। क्या बचा यहाँ पर, तो 4 के पहाड़े में 12 3 बार आते हैं, तो 3 और ये बच गया x माइनस ये पूरा पद कॉमन आ गया तो 1। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझिए, अब यहाँ पर हम जब कॉमन लेंगे तो यहाँ ये जो माइनस का निशान है इसको हम माइनस यहाँ लगा रहे हैं। अब 3 और 1 में से कॉमन तो क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो 1 हम लिख देंगे कॉमन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब यहाँ से जब माइनस आप यहाँ पर कॉमन लेंगे तो इस माइनस का इनके साथ गुणा भी करना बहुत जरूरी होता है, कि यही हमें दिक्कत देता है। तो यहाँ पर हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच गए 3x। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ पर माइनस का प्लस से गुणा कर दिया, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर भी क्या बच गया 1। ये ध्यान, क्योंकि अगर आप सीधा ही लिखेंगे तो आपको यहाँ पर जो निशान मिलेगा वो कौन सा मिल जाएगा, प्लस का। तो फिर हम दोनों को कॉमन लेंगे तो दो आपके पद अलग अलग आ जाएंगे, तो हम कॉमन नहीं ले पाएंगे। ये छोटी छोटी गलतियां भी अक्सर आपके होती है। कब होती है, जब यहाँ पर ये माइनस हो, तो आप ध्यान रखें जब ये माइनस होगा तो आपको इस माइनस का इनके साथ में गुणा करके ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में तो आपका पद वही आ जाएंगे, एक तो कॉमन आ गया 3x माइनस 1 और दूसरा पद आ गया पीछे जो बचा है 4x माइनस 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से अब लास्ट जो प्रश्न जिसमें हमें घटाकर हमके आंसर लाने, तो उस प्रश्न को भी अपन एक बार देख लेते हैं, और फिर जो है ये घात 3 वाला जो बहुपद है इसको हम ज्ञात करना सीखेंगे। अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसे हमें प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में जरूर दिखते हैं, और ऐसे प्रश्नों को ही हल करने में थोड़ी सी समस्या आती है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो काम तो हमें वही करना है, 3 का हम पहले 4 का गुणा कर दीजिए, 3 का 4 से गुणा कर दिया, कितने आगे 12। अब यहाँ पर गुणा करने में ध्यान रखें, हमें निशानों का गुणा करने की अभी जरूरत नहीं है, हम सिंपल सा ये 3 और 4 का गुणा कर दिया, कितने हो गए आपके 12। इसके गुणनखंड कर देते हैं, 1 का भाग 12 में कितनी बार 12 बार, 2 का भाग दिया 6 बार, 3 का भाग दिया 4 बार और 4 का भाग दिया 12 में 3 बार। यहाँ पर आप ध्यान जाओ, भाग देना है आपको सीधा इस 12 में देना, कहीं पर पैसा नहीं कि आपके 6 आंसर आएगा फिर 6 में आप भाग दे, ये सब नहीं करना है। ये तो हो गया इसके गुणनखंड। अब हमें क्या करना है, यहाँ निशान देखिए क्या है माइनस का, तो माइनस का अर्थ हुआ हमें इन पदों को आपस में घटा के आंसर लाना है। अब घटाने में आप ध्यान रखें, जैसे यहाँ पर 1 में से 12 को माइनस करने की जरूरत नहीं है, या यहाँ पर 2 में से 6 को माइनस करने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी बड़ा पद दिखे उस बड़े पद से छोटे पद को हमको माइनस करना है। ठीक है, और हमें आंसर कितना लाना है, अब यहाँ पर केवल लिखा हुआ है x, तो x का अर्थ ये है कि यहाँ पर कितना है कि 1x तो है ये, यानी हमको आंसर जो लाना है वो लाना है 1। कितना लाना है 1, तो हम इनको घटा के देखें, जैसे 12 में से 1 माइनस किया, यहाँ तो 1 नहीं मिल सकता, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 मिलेंगे, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमें 1 मिल सकता है, या 4 में से 3 इसको अपन माइनस करें तो हमें 1 मिल जाएगा। तो ये तो हो जाएगा हमारे गुणनखंड। अब साथ में क्या चाहिए x, तो पहले तो हमने लिख दिया x। ठीक है, अब हमें जो वास्तव में जो गलती होती है वो यहाँ पर होती है, जब हम इनके निशान लगाएंगे वो हमें सोच समझ कर निकालना, क्योंकि हमें जब माइनस करके लगाया तो उनके निशान तो आएंगे, वो आएंगे अलग अलग, यानी एक के हमें प्लस लगाना है, एक के क्या लगाना है हमें माइनस। तो ऐसे प्रश्न अब हमें क्या पता चलेगा कि हम किसके आगे प्लस लगाए या किसके आगे माइनस लगाए। तो हमें ये देखना है कि हमें आंसर कौन से निशान के साथ चाहिए। जैसे यहाँ पर हमें माइनस का 1x चाहिए। ठीक है, तो आपको सीधा सा एक ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें जो निशान चाहिए वो निशान आप बड़ी संख्या करके लगा दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें माइनस का 1 चाहिए, तो यहाँ दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है 4, तो 4 का आगे तो आप लगा दीजिए माइनस, तो दूसरे जो पद रहेगा उसके साथ में उसका विपरीत चिन्ह अपन लगा देंगे, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब इसको आप लिख दीजिए, बाकी तरीका तो आपका वही रहेगा जैसा हम करते हैं। ये तो आगे माइनस के 4x, फिर ये आगे प्लस के 3x। ठीक है, और ये अंतिम पद है 4, इसको हमने ऐसा ही लिख दिया। अब आप कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 और 4 में से कोई कॉमन नहीं, x² है, यहाँ पर x है तो x कॉमन आ गया, यहाँ तो बच गए हैं 3x माइनस इधर x कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया केवल 4, प्लस इधर 3x और ये 4 कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो केवल हमें 1 हम लिख देंगे कॉमन, तो यहाँ तो बच गए 3x और यहाँ पर भी 4 के 4 ऐसे ही बच गए। ठीक है, अब ये दोनों पद समान आ रहे हैं, तो इसका आप वापस कॉमन ले लीजिए, कितना आ गया, देखिए 3x माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया, तो शेष क्या बचा, यहाँ पर तो बचा है x और यहाँ बचा है 1। तो इस तरह से हम इसके गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं।
अब अंतिम जो प्रश्न है जो घात 3 वाला है, अब उसके हम गुणनखंड कैसे ज्ञात कर सकते हैं, या ऐसा जो प्रश्न आता है कि इसमें से आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे कि 4 ऑप्शन दे दिए और इसमें से कौन सा इसका एक गुणनखंड है, ये हमें चेक करना है। तो आप कैसे करेंगे? ऐसे ये जो प्रश्न है इनको करने का तरीका जो पहले हमने प्रश्न किया उसके जैसा नहीं रहेगा। इसको जब भी घात 3 वाले या घात 4 वाले हो उसके आपको गुणनखंड अगर आपको बताने हैं या ऑप्शन में से चूज करने, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा तरीका है, हमें यहाँ पर इस y की, जैसे y के पद में दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर y की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए? शून्य। यानी गुणनखंड का ये भी शून्य जो है वो इस जीरो के, इसका आंसर, इस वैल्यू जो आनी चाहिए कितना आनी चाहिए? जीरो के बराबर आनी चाहिए, जैसे हमने बहुपद के शून्य हमने ज्ञात किए थे या हमने गुणनखंड चेक किया था उसमें अपन ने किया था। तो वही काम आपको यहाँ करना है। अब आपको करना क्या है कि आपको इस y की वैल्यू यहाँ पर रख के देखनी है कि कौन सा मान रखने से इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले जैसे 1 से शुरू करें, हम y बराबर 1 रख के देखते हैं। ठीक है, तो जैसे ये 2 है, y की घात कितनी है? 3, तो ये हो गया 1 की घात 3 प्लस y स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2 y की जगह 1 और ये माइनस 1। ठीक है, तो हम चेक करेंगे क्या इसका मान जीरो आता है क्या। जैसे ये 2, 1 का घात 3 कितना हो गया? 1 को 2 से गुणा कर दिया 2 प्लस 1 का वर्ग कर दिया 1 माइनस 2 एकम 2 और माइनस 1। ठीक है, तो ये प्लस के तो कितने हो गए? 3 और माइनस के हो गए 3, यानी कितना आ गया इसका आंसर? 0। तो इसका अर्थ ये हुआ कि y बराबर 1 जो है वो इस समीकरण को प्रूफ कर रहा है। तो इसका गुणनखंड जो होगा वो क्या होगा? आप इस 1 को इससे पक्षांतर कर दीजिए, y माइनस 1 बराबर क्या हो रहा है? 0। तो ये जो मिलेगा ये हमें क्या मिलेगा? इसका एक गुणनखंड। तो इसी तरह से आप अगर जैसे दूसरा गुणनखंड भी दिया हुआ है तो आप y की जगह, हो सकता है ये जरूरी नहीं है कि आपको केवल एक ही गुणनखंड इसका मिलेगा, इसमें आपको इसके 2 या 3 मान भी ज्ञात हो सकते हैं। ऐसा एग्जाम्पल के लिए अगर इसकी जगह में -1 रख के देखो, -1 रखे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ -1 हो गया, ये भी -1, ये भी -1। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा आप वो देखिए। जैसे ये माइनस को 3 बार गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा, -1 को 2 से गुणा करेंगे तो -2। ठीक है, यहाँ पर -1 का हमने स्क्वायर किया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 हो गया, तो +1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस का माइनस से गुणा कर दिया, माइनस +2, ये -1। अब इसका आंसर देखिए क्या आ रहा है। यहाँ पर प्लस के तो कितने हैं? 1 और 2 कितने हो गए? 3, माइनस के भी 2 और 1 कितने हो गए? 3। तो इससे भी हमें 0 मिल रहा है। यानी दूसरा जो है, जैसे मैं y की जगह -1 भी रखा तो भी हमें 0 मिल रहा था। दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा? -1 को आप इधर ले आइए, तो y + 1 ये भी जो है इसका क्या है? एक गुणनखंड। यानी इसके 2 गुणनखंड हमने बहुत ही जल्दी प्राप्त कर लिए, एक तो y - 1, एक y + 1। ठीक है, इसी तरह से तीसरा कोई और गुणनखंड भी इसका हो सकता है, क्योंकि ऐसे जो घात वाले जो प्रश्न आएंगे तो उसमें आपको कम से कम 3 गुणनखंड भी मिल सकते हैं, या कई बार एक गुणनखंड और दूसरा जो है बहुपद आप द्विघात के रूप में प्राप्त हो सकता है। तो आप इसी तरह से जो घात 3 वाले या घात 4 वाले उनका हम गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करूंगा इस वीडियो में मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको गुणनखंड से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों को हमने बहुत ही, हर टाइप के प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ताकि नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें उस समस्या को साथ में ले लेंगे और आपके जो समस्या है उसका निवारण कर देंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथी के साथ इसे शेयर भी करें, ताकि उसको भी बेनिफिट मिल सकता है। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बीजीय जो स्वर समीका है उनको हम बहुत ही अच्छे से सरल तरीके से उनको सॉल्व करना सीखेंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी आप प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए चैनल को और अभ्यास अपना बरकरार रखिए। धन्यवाद।